हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चंपारण एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सीटेट की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और प्रीवियस ईयर तो ज़रूर लगा रहे होंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हमारे सीटीपी का जो लेटेस्ट क्वेश्चन जो पिछले बार दिसंबर, जनवरी और फरवरी में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका हम लोग प्रीवियस ईयर कर रहे हैं, क्योंकि ये सबसे लेटेस्ट है तो हम लोग लेटेस्ट वाला कर रहे हैं। तो आज ये सीटीपी का ये हमारा तीसरा पार्ट है। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो जब भी वीडियो अपलोड होगा आप लोग के पास मिल जाएगा। और अब वीडियो रोज़ आएगा ही तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हमारा देखते हैं जो सीडीपी का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। जो पहला क्वेश्चन है उसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट डेवलपमेंट। यहाँ पे देखिएगा, नॉट करेक्ट यानी फॉल्स पूछा है, यानी विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्या नहीं है? सही नहीं है मतलब क्या है? गलत है। यानी निम्न में से कौन सा कथन गलत है, विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो देखते हैं हमारे पास पहला ऑप्शन क्या है। कह रहा है कि चिल्ड्रेन डेवलप एट डिफरेंट रेट्स, यानी बच्चे विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं। बिल्कुल सही बात है। बच्चे क्या होते हैं? विभिन्न विभिन्न दरों पे उनका विकास होते रहता है, तो ये सही बात है। लेकिन हमसे क्या पूछा है? गलत बात पूछा है। तो ये हमारा ऑप्शन क्या है? ये सही है। तो ये हमारा नहीं होगा, क्योंकि हमको जहाँ पे गलत ऑप्शन मिलेगा वहीं गलत का आंसर क्या होता है? गलत। यानी कोई इंसान भी होता है, अगर जो गलत काम करता है तो क्या होता है? उसको गलत ही फल मिलता है, ख़राब ही फल मिलता है। फिर सोचता है कि हमने ऐसा क्या कर दिया कि हमको क्या हुआ, इतना हमको हमारे साथ परेशानी हो रही है। तो पहले अपना एथी में तो देखो कि पहले हम गलती कर चुके हैं, उसी का हमको फल मिल रहा है। तो वैसे ही यहाँ पे भी जो क्वेश्चन होगा उसमें गलत, अगर जो आंसर क्वेश्चन में ही गलत पूछा होगा तो आंसर भी उसका गलत ही होगा। तो हमारा पहला जो था वो नहीं होगा, क्योंकि ये सही है। ऑप्शन बी में कह रहा है कि डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली, यानी विकास अपेक्षाकृत क्रमिक होता है। बिल्कुल सही बात है। विकास क्या होता है? क्रमिक होता है, एक ऑर्डर में होता है। जैसे बच्चा पहले जन्म लेगा, फिर थोड़ा सा बड़ा होगा, फिर उसका पहले मतलब अर्ली चाइल्डहुड आएगा, फिर उसका चाइल्डहुड आएगा, फिर वो क्या होगा? बच्चा से वयस्क बनेगा, फिर उसके बाद ऐसे करके बूढ़ा होगा, उसके बाद मृत्यु होगी। मतलब ये एक क्या हो रहा है? एक क्रम से चल रहा है। तो ये भी हमारा ऑप्शन सही है, तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी में कह रहा है कि हेरिडिटी इज द ओनली कॉज ऑफ डेवलपमेंट, यानी आनुवांशिकता विकास का एकमात्र कारण है। आप जानते हैं कि ओनली क्या है? निगेटिव वर्ड होता है, और ये जहाँ पे भी आएगा वो हमारा ऑप्शन गलत ही होता है। ओनली जहाँ पे भी आए सीटेट के हिसाब से आप देख लीजिएगा, वो एकदम बेकार ऑप्शन होगा। और हमसे बेकार ही पूछा ही है, गलत पूछा है। तो इसका मतलब क्या है? कह रहा है केवल कि हेरिडिटी ही मतलब डेवलपमेंट जो विकास होता है उसमें केवल आनुवांशिकता ही काम करता है, ऐसा नहीं है। आनुवांशिकता के साथ साथ क्या करते हैं? हमारा इन्वायरमेंट, हमारा वातावरण भी काम करता है। तो ये हमारा गलत है। ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये गलत है। तो हमारा गलत का आंसर क्या होगा? गलत का आंसर हमेशा गलत होगा। तो हमारा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर वन का राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। देख लेते हैं ऑप्शन डी में क्या है। कर डेवलपमेंट टेक प्लेस ग्रेजुअली, यानी विकास निरंतर होते रहता है। बिल्कुल सही बात है। विकास क्या होता है? रोज होते रहता है। विकास क्या कहा जाता है? कि विकास है ये रोज कुछ ना कुछ इसमें वृद्धि होती ही है। तो ये भी हमारा ऑप्शन सही है। यानी यहाँ पर गलत पूछा था और ऑप्शन हमारे पास ये ऑप्शन गलत था, इसमें ओनली था, तो हमारा यही राइट होगा, क्योंकि गलत का आंसर हमेशा गलत होता है। तो क्वेश्चन वन का क्या होगा? क्वेश्चन वन का होगा आपका सी। क्वेश्चन सेकंड है, उसमें पूछा है कि ह्यूमन कैपेबिलिटीज सच एज इंटेलिजेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग कम्स डायरेक्टली अंडर प्रीव्यू ऑफ डैश डोमिनेंट ऑफ डेवलपमेंट। यानी क्या कह रहा है? मानवीय क्षमताएं जैसे कि, यानी मानव की जो क्षमता होती है, जैसे बुद्धि, यानी जो हमारे पास दिमाग है, समस्या समाधान और समालोचनात्मक चिंतन का सापेक्ष रूप से विकसित के किस क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। यानी क्या है? ये बुद्धि क्या होता है? हमारे दिमाग से रिलेटेड है। जो ये क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी समस्या समाधान कैसे करते हैं? हम अपना दिमाग लगा के करते हैं, अपना बुद्धि लगा के करते हैं। और क्रिटिकल थिंकिंग यानी समालोचनात्मक सोच, यानी कुछ अलग कैसे सोचते हैं? हम अपना दिमाग लगा के सोचते हैं। तो ये पूछ रहा है कि ये सब किससे रिलेटेड है। तो आपको
मैंने पहले ही बताया था क्या होता है, ये जो संज्ञानात्मक जो विकास होता है, कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है, वो क्या होता है, वो दिमाग से क्या होता है, वो दिमाग से रिलेटेड होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, कोग्निटिव यानी संज्ञानात्मक होगा। फिजिकल में क्या होता है, बच्चे जब बॉडी में विकास होता है तो वो होता है फिजिकल होता है। जब इमोशन में विकास होता है, मतलब भावना में, कोई इंसान बहुत भावनात्मक है, वो बहुत फीलिंग उसके अंदर, किसी को देख किसी को दुखी देखता है तो वो दुखी हो जाता है, तो उसके अंदर कौन सा इमोशनल डेवलपमेंट है। मोरल डेवलपमेंट यानी नैतिक विकास क्या होता है, यानी क्या, अगर जो कोई इंसान है, हर परिस्थिति में अगर जो उसके घर वाले भी गलत करते हैं तो उनका भी विरोध करता है, तो वो क्या है, नैतिक है। क्योंकि उसके लिए अगर गलत चीज़ है तो वो सबके लिए है, और सही है तो वो सबके लिए है। तो यहाँ पे हमको क्या पूछा था, हमको इंटेलिजेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग यानी बौद्धिक समस्या समाधान और समालोचनात्मक चिंतन के बारे में पूछा था, जो किससे रिलेटेड होता है, तो वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है। यानी क्वेश्चन 2 का हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 3 में पूछा है कि इसमें दिया है, 2 कथन दिया है और उसके बारे में पूछा है। तो पहला क्या कथन है, पहला एसर्शन में, मतलब अभिकथन में लिखा है कि चिल्ड्रेन एक्वायर स्किल्स वैल्यूज एंड कस्टम्स ओनली थ्रू फॉर्मल स्कूलिंग। यहाँ पर ओनली आ गया तो ये निगेटिव हो गया, तो ये हमारा पहला क्या है, पहला ये जो सेंटेंस है वो गलत है। इसका हिंदी में देख लेते हैं, बच्चे केवल औपचारिक स्कूली शिक्षा द्वारा ही कौशल मूल्य और रीति ग्रहण करते हैं। ऐसा कैसे है कि बच्चे सारे चीज़ स्कूल से थोड़े ना सीखते हैं, घर परिवार से देखते सीखते हैं, अपने दोस्त यार से सीखते हैं। खेलने जाएंगे तो वहाँ से क्या सीख लेंगे, वहाँ से टीम में, मतलब टीममेट क्या होता है, मतलब एक टीम में कैसे काम किया जाता है, वहाँ से सीख लेंगे। तो बच्चे केवल स्कूल से ही सारी चीज़ें नहीं सीखते हैं, वो अपने समाज से सीखते हैं, अपने फैमिली से सीखते हैं, ये सारी चीज़ें से सीखते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वहाँ से सीखते हैं, पत्रिका पढ़ते हैं, वहाँ से सीखते हैं, जो टीवी मूवी देखते हैं, टीवी देखते हैं, वो वहाँ से सीखते हैं। यानी क्या होता है, उनके अंदर कौशल जो होता है वो क्या होता है, कौशल हो गया। उसके बाद वैल्यू यानी उनके क्या हो गया, वैल्यू हो गया, कस्टम्स यानी रीति रिवाज हो गया। ये सारी चीज़ें बहुत सारी जगहों से सीखा जाता है। और इसमें सेंटेंस में क्या कह रहा है केवल ओनली स्कूल, तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। तो पहला तो गलत है। दूसरा कह रहा है कि सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रेन इज सिंपल एंड लीनियर प्रोसेस, यानी बच्चे का समाजीकरण एक सरल और रेखीय प्रक्रिया में होता है। रेखीय क्या होता है, ये लाइन खींच दिए, ये एकदम सीधा लाइन जाएगा तो ये क्या होगा, रेखीय होगा। तो आपको लगता है कि सोशलाइजेशन यानी समाजीकरण है वो रोज एक, ये क्या है, ये क्या दिखा रहा है, ये जो सीधा लाइन है ये क्या दिखा रहा है, ये सीधा लाइन दिखा रहा है कि रोज, मतलब उसका जो सोशलाइजेशन समाजीकरण है रोज एक बराबर हो रहा है। ये कैसे पॉसिबल है, सोशलाइजेशन हमें कभी भी एक बराबर नहीं होता है। हो सकता है कि आज कुछ ज़्यादा वो मतलब सोशलाइजेशन सीखा हो, कल कुछ कम सीखेगा, परसों और ज़्यादा सीख लेगा। तो ये क्या होता है, ये सोशलाइजेशन हमेशा क्या होता है, ऊपर नीचे होता है, कम्प्लेक्स होता है। लीनियर ना होगा, क्या होता है, कम्प्लेक्स, किसी दिन ज़्यादा, किसी दिन कम, किसी दिन ज़्यादा फिर कम, ऐसे चलता है। तो ये हमारा ऑप्शन जो ये था, ये जो पहला लाइन था ये तो गलत था ही, जो दूसरा लाइन है रीजन है वो भी गलत है। यानी ए और आर दोनों गलत है। तो हमारे पास ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर डी पे है, बोथ ए एंड आर फॉल्स, यानी ए और आर दोनों गलत है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन डी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का क्या राइट आंसर है, क्वेश्चन 3 का राइट आंसर डी है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, वो क्या है, जो चौथा क्वेश्चन है उसमें पूछा है, एज फॉर जीन पियाजे यानी पियाजे चाचा के बारे में इसमें पूछा है, इंडिविजुअली कंटिन्यूली कीप सर्चिंग फॉर सॉल्यूशन टू अचीव द स्टेट ऑफ डैश, यानी जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतरता खोज करने लगता है। यानी वो कौन सा एक अवस्था है जिसको प्राप्त करने के लिए हमेशा वो क्या करता है, समाधान की निरंतरता खोज में लगा रहता है। तो वो क्या होता है, वो होता है संतुलन। यानी जब भी मानव के अंदर क्या होता है, असंतुलन होता है, तो वो क्या करता है, संतुलन के लिए हमेशा खोज करने लगता है। क्या करता है, वो चाहता है कि हमारा एक जो लाइफ है वो बैलेंस हो जाए। तो हमारा इसका क्वेश्चन 4 का क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 4 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। तो
आई होप आप समझ गए होंगे कि ये ऑप्शन ए क्यों होगा, क्योंकि इसमें पूछा है कि अगर जो कोई है वो क्या कर रहा है, वो डिसबैलेंस हो गया तो वो क्या करने का खोजेगा, कि कौन सा अवस्था प्राप्त करना चाहेगा, तो वो संतुलन प्राप्त करना चाहेगा, सीधी बात है। जो क्वेश्चन 5 है वो क्या है, क्वेश्चन 5 में पूछा है हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, यानी परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क किस चरण की वो विशिष्ट विशेषता है। ये कहाँ से पूछा है, ये भी जीन पियाजे के से ही पूछा। जीन पियाजे के कितने चरण होते हैं, 4 होते हैं, SPCF। सम पीपुल कांट फोकस, याद रखिएगा कि ये उनका होता है सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। तो इसमें हाइपोथेटिकल डिडक्टिव के बारे में पूछा है, तो ये क्या होता है सबसे लास्ट में, यानी बच्चा क्रिटिकल सोच थिंकिंग कहाँ करने लगता है, मतलब आउट ऑफ बॉक्स कहाँ सोचने लगता है, वो सारी चीज़ों को, जैसे हमारे वैज्ञानिक होते हैं वो क्या होते हैं, वो सारी चीज़ों को छोड़ के अलग सोचते हैं तभी तो कुछ आविष्कार करते हैं। तो वो जब सबसे लास्ट स्टेज में जाते हैं, जो हमारा लास्ट क्या होता है, SPCF, ये देख रहे हैं, ये हमारा निमोनिक याद रखिएगा, तो हमारा PF वाला होगा, क्या होगा, लास्ट हो रहा है, तो यहाँ पर F वाला फॉर्मल ऑपरेशनल जो है यही हमारा राइट आंसर होगा। यानी हाइपोथेटिकल डिडक्टिव किस अवस्था में आती है, तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आती है, यानी औपचारिक संक्रियात्मक चरण में आती है। ये भी पियाजे चाचा से क्वेश्चन था। पियाजे चाचा, वाइगोस्की चाचा और गार्डनर चाचा, ये सारे लोग ये कि सीटेट में जो थ्योरी पार्ट आता है उसमें मेनली इन्हीं लोग का पूछा ही जाता है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन भी एक जीन पियाजे से ही पूछ दिया है। तो कह रहा है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चे अनैच्छिक सहज क्रिया से ऐच्छिक क्रिया की ओर बढ़ने आरंभ कर देते हैं। यानी बच्चे जो होते हैं वो पूछ रहे किस जो स्टेज होता है उनका स्टेज क्या होता है, SPCF। याद रखिएगा कि ये क्या होता है, उनका पियाजे चाचा का स्टेज होता है, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशन, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। तो पूछ रहा है कि मतलब जो बच्चे होते हैं अनैच्छिक, यानी वो कुछ नहीं जानते, उससे क्यों अनैच्छिक यानी सहज क्रिया से ऐच्छिक क्रिया की ओर बढ़ने लगते हैं, यानी जो वो कुछ नहीं जानते हैं, अब उसके बाद वो जानने का प्रयास करने लगते हैं कि हम भी जाने कि क्या है। छोटा बच्चा सबको देखेंगे वैसे ही बस लेटा रहेगा, लेकिन उसको क्या कुछ मिल जाएगा तो वो उसको एकदम पूरा एकदम क्या होता है, एकदम मतलब मज़े से देखता है सब, एकदम वो सबको लगता है कि अरे तो रख रही का है, वो उसमें क्या करता है, खोज करने लगता है। तो ये किस में होता है, जो बच्चे होते हैं पहला स्टेज में ही होता है। जो पहला स्टेज होता है सेंसरी मोटर, उसी में क्या होते हैं बच्चे, एक इसमें क्या होता है जन्म से 2 साल, तो जन्म से 2 साल में देखेंगे बच्चे 6 महीने के बाद कुछ क्रिया करने लगते हैं, कुछ वो सोचने नहीं, मतलब वो कुछ ना कुछ करने लगते हैं, अपना दिमाग लगाने लगते हैं कि यार ये क्या है, कुछ देखेंगे तो उन लोगों को बहुत मज़ा आएगा, अरे तो वही है। इसमें क्या होता है, कौन सी सॉरी कौन सी अवस्था में बच्चे अनैच्छिक सहज क्रिया से ऐच्छिक क्रिया की ओर बढ़ने लगते हैं, तो वो होगा हमारा सेंसरी मोटर, यानी संवेदी गत्यात्मक काल होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है वो देखिए किससे पूछा है। व्हेन प्रेजेंटेड विद द hinge dilemma, 8 year of Gurpreet respond that Hanja should steal the money because he needs it. At which stage of moral reasoning of children's judgment of right and wrong determined by personal need and want। यानी हेंज दुविधा को सुनने के बाद 8 वर्षीय गुरप्रीत कहता है कि हेंजा को क्या है, पैसा चुरा लेना चाहिए क्योंकि उसे उसकी ज़रूरत है। नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे सही और गलत का फैसला व्यक्तिगत ज़रूरत और चाहत के आधार पर करते हैं। यानी ये कहाँ से पूछा है, ये पूछा है वहाँ से मोरल डेवलपमेंट से पूछा है। तो जहाँ पे हेंज डिलेमा के बारे में बताया गया है उसमें क्या है, उसमें 3 लेवल याद कीजिएगा, 3 लेवल है और 6 स्टेज है। S से 6 होता है, S से स्टेज होता है। तो कितने स्टेज होते हैं, 6 स्टेज होते हैं। और लेवल कितने होते हैं, लेवल 3 होते हैं। तो उसी में पूछा है कि अगर ये बच्चा है वो कह रहा है कि हेंज है उसको पैसा चुरा लेना चाहिए था। क्यों चुरा लेना चाहिए, क्योंकि उसको उस समय ज़रूरत थी।
तो वो पूछ रहा है कि बच्चे किस अवस्था में है। तो चलिए देखते हैं, इसको ऑप्शन के थ्रू हम लोग राइट आंसर को खोजने का प्रयास करते हैं। जो पहला है वो पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, यानी इसमें क्या है, बच्चे क्या करते हैं, आज्ञा दंड के मतलब उनको दंड ना मिल जाए उसके वजह से आज्ञा पालन करते हैं। तो ये तो यहाँ पे ऐसा कुछ बात कहा नहीं गया है, तो ये हमारा क्या होगा, राइट नहीं, ये गलत हो गया। जो ऑप्शन सी है ये कह रहा है गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। यहाँ पे कहीं आप देख रहे हैं कि कोई बच्चा ऐसा काम कर रहा है जहाँ पे उसको मतलब वो काम करेगा तो कोई तारीफ करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये इसमें क्या है, ये भी हमारा राइट आंसर सी भी नहीं होगा। जो ऑप्शन डी है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, यानी क्या लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन में होता है कि अगर जो बात सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। अगर किसी की जान जा रही है लेकिन ट्रैफिक लाइट रेड है तो लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन कहता है कि नहीं, आपका जान चला जाना चाहिए लेकिन आप ट्रैफिक सिग्नल नहीं तोड़ सकते हैं। लेकिन जो हमारा पांचवा जो लेवल होता है ये होता है, ये भी हमारा राइट नहीं होगा। तो ये हमारा एक ऑप्शन कौन बच रहा है, बी बच रहा है। इसमें क्या कह रहा है, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन, यानी यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता। ये क्या होता है, ये हमारा पांचवा लेवल होता है। पांचवा लेवल में क्या कहा गया है, पांचवा लेवल में कहा गया है कि क्या कि और जब ज़रूरत पड़े तो हमें ज़रूरत के हिसाब से नियम को बदल देना चाहिए। यानी जब हमको ज़रूरत है कि अगर किसी का जान बचाना है तो अगर चोरी करना पड़े तो क्या, यहाँ पर वही कहा है कि बच्चे को क्या कह रहा है, बच्चे कह रहा है कि हेंजा को पैसा चुरा लेना चाहिए। क्यों चुरा लेना चाहिए, क्योंकि उसकी ज़रूरत है। यानी बच्चा किस लेवल पे है, पाँचवा लेवल पे है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर बी होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ज़रूरत के हिसाब से अपना नियम चेंज कर सकते हैं। जो पहला होता है उसमें क्या होता है, पहला होता है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस का, उसमें बच्चे काम किस लिए करता है, क्योंकि उसको दंड ना मिले इसीलिए वो काम करता है। जो दूसरा होता है वो क्या होता है, टिट फॉर टैट, यानी जो जैसा करेगा उसके लिए वैसा ही हम भी करेंगे, और एक झापड़ मारोगे तो हम भी एक झापड़ मारेंगे, ये होता है। तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, यानी अच्छा लड़का अच्छा लड़की, यानी बच्चे किस लिए अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को कोई अच्छा कहेगा कि हाँ बेटा तुम, अगर कोई लड़का है नंबर अच्छा लेकर आ रहा है क्लास में तो कहेगा वाह वाह बेटा कितना नंबर अच्छा लाए हो, तो उसको अंदर क्या होगी, खुशी मिलेगी। तो उसके लिए बच्चा काम करे तो वो किस में आता है, तो मतलब कोई तारीफ करे, तारीफ के लिए कोई काम करे, वो किस में आता है, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन में आता है। जो चौथा हमारा स्टेज होता है उसमें क्या होता है, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन होता है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि जो हमारा नियम है वो समाज में बना रहना चाहिए, वो उसको तोड़ा नहीं जा सकता है। जो पांचवा होता है वो पांचवा स्टेज में होता है क्या, पांचवा स्टेज में कहा जाता है कि नहीं, नियम को तो अगर ज़रूरत के हिसाब से नियम को बदलना पड़े तो नियम को बदल देना चाहिए। और छठा कहता है यूनिवर्सल एथिकल, यानी जो सार्वभौमिक के बारे में, जो अपना मतलब अपना क्या हो गया, जैसे महात्मा गांधी हो गया, अपने बारे में ना सोच के पूरा विश्व के बारे में सोच रहे थे, तो वो किस स्टेज में आएंगे, वो छठे स्टेज में आएंगे। तो हमारा क्वेश्चन 7 का राइट आंसर क्या होगा, और क्वेश्चन 7 का राइट आंसर बी होगा। जो हमारा क्वेश्चन 8 है, देखिए ये वाइगोस्की चचा आ गए। क्वेश्चन 8 में दिया है लेवाइस्की थ्योरी रिफर टू एज डैश थ्योरी, यानी लेवाइस्की सिद्धांत किस तरह का सिद्धांत माना गया है। तो ये क्या माना गया, ये सीधे उनका नाम ही है, उनके जो सिद्धांत है उसी का नाम है सोशियो कल्चर थ्योरी, यानी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। इन्होंने किस चीज़ का, 3 चीज़ों को इन्होंने इम्पोर्टेंट मानना है, किस, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज। SCL से याद रखिएगा, ये 3 चीज़ों को क्या मानते हैं, ये 3 चीज़ों को इम्पोर्टेंट मानते हैं। कौन मानते हैं 3 चीज़ों को इम्पोर्टेंट, तो वो वाइगोस्की चचा। अभी क्वेश्चन आगे देखिएगा, ये इनसे एक और क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 8 का हमारा राइट आंसर क्या था, बी था, सोशियो कल्चरल, यानी सामाजिक सांस्कृतिक। देखिए आ गया क्वेश्चन जो 9 है, वो भी वाइगोस्की चचा से ही है। ये वाइगोस्की चचा, पियाजे चचा, गार्डनर, ये लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। तो इन लोगों को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ज़्यादा क्वेश्चन अगर जो थ्योरी में पूछता भी है सीटेड में, तो वो किससे पूछता है, ये इन्हीं तीनों लोग से पूछता है ज़्यादा, और ज़्यादा मतलब इन्हीं लोग से घुमा फिरा के पूछता है। तो इन तीनों लोगों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कह रहा है अकॉर्डिंग टू लेवाइस्की डैश फैसिलिटेट्स
कॉग्निटिव प्रोसेस एवं चिल्ड्रेन, यानी लेवाइस्की के अनुसार बच्चे में संज्ञानात्मक प्रक्रिया को किसके माध्यम से सुगमता दी जाती है। तो उनका जब भी क्वेश्चन आए तो SCL लिख लीजिएगा। एस देखिए तो इसमें से कोई दिख रहा है आपको, यहाँ पे L दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे लैंग्वेज, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, लैंग्वेज होगा। सोसाइटी कहीं दिख नहीं रहा है हमारे पास ऑप्शन में, कल्चर कहीं दिख नहीं लग रहा है, लेकिन लैंग्वेज यानी भाषा दिख रहा है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। क्वेश्चन 10 में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शिफ्ट्स आर रिक्वायर्ड टू मेक एजुकेशन चाइल्ड सेंट्रिक, यानी शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने के लिए निम्न में से क्या बदलाव जरूरी है। यानी यहाँ पर क्या कर रहा है, बदलाव के बारे में बात कर रहा है, क्या बदलाव होना चाहिए। तो कह रहा है कि पहला जो है वो क्या है, फॉर्मेटिव टू समेटिव असेसमेंट, ये तो होता ही है, ये बदलाव क्यों करेंगे, फॉर्मेटिव टू समेटिव यानी 6 माही से 12 माही होगा, ये तो अच्छी बात है। कह रहा है दूसरा कह रहा है फ्रॉम रोट मेमोराइजेशन टू एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, यानी कंठस्थ स्मरण से क्रियाधारित अधिगम की ओर, ये यही होना चाहिए, इसको बदलना चाहिए। हमको क्या करना चाहिए, यानी कोई बच्चा है क्या रोट मतलब याद करता है तो उससे हमको बदल के क्या करना चाहिए, जो कंठस्थ स्मरण की क्रिया उससे क्या बदल के क्या करना है, एक्टिविटी बेस्ड, यानी बच्चे को एक्टिविटी के थ्रू सिखाना चाहिए। तो यही हमारा बदलाव होना चाहिए कि रोट मेमोराइजेशन टू एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। यहाँ पर ऑप्शन सी में देखेंगे तो कह रहा है डिस्कवरी लर्निंग टू लेक्चर, यानी डिस्कवरी लर्निंग तो अच्छा है, उससे लेक्चर में क्यों बदलना है। और अगला के ऑप्शन डी क्या है, फ्रॉम फ्लेक्सिबल करिकुलम टू स्टैंडर्डाइज करिकुलम, ये भी अब फ्लेक्सिबल है तो स्टैंडर्डाइज क्यों करेंगे, जबकि स्टैंडर्डाइज रहता तो उससे क्या फ्लेक्सिबल करते। तो हमारा राइट आंसर इसका क्या होगा, बी होगा कि फ्रॉम रोट मेमोराइजेशन टू एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। 10 का हमारा क्या होगा, बी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, उसमें क्वेश्चन 11 देखिए, गार्डनर चचा अब आ गए। एज पर हावर्ड गार्डनर व्यू ऑन इंटेलिजेंस, यानी हावर्ड गार्डनर के बुद्धि के बारे में हावर्ड गार्डनर के बुद्धि के बारे में विचारों के अनुसार, यानी बुद्धि के बारे में जो गार्डनर चचा थे वो क्या सोचते थे। तो पहला कह रहा है कि लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस इज द सुपीरियर मोस्ट फ्रॉम ऑफ इंटेलिजेंस, यानी तार्किक गणितीय बुद्धि का सर्वोत्तम प्रकार है। ऐसा गार्डन चचा ने कहीं नहीं कहा कि जो मैथ वाले बच्चे होते हैं, जो जिनका मैथ अच्छा होता है वो सर्वोत्तम है, सर्वोपरि है, ऐसा कहीं कहा है। तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन ऑप्शन बी है, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ अदर्स रेफर एज द म्यूजिकल इंटेलिजेंस, ये कहाँ से हो गया, जब दूसरे किसी का हम क्या करेंगे, दूसरे किसी का फीलिंग को समझेंगे तो ये म्यूजिकल इंटेलिजेंस कहाँ से हो जाएगा। ये तो कि वो ये कौन सा होगा, ये तो इंटरपर्सनल हो जाएगा। जब दूसरे के बारे में हम सोचेंगे तो वो क्या होगा, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होगा, जब हम दूसरे के फीलिंग को समझेंगे। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी में है इंटेलिजेंस ऑफ थ्री काइंड्स, एनालिटिकल, क्रिएटिव एंड प्रैक्टिकल, बिल्कुल गलत बात है। 3 तरह के कहाँ के बताएं, 8 तरह के इंटेलिजेंस होते हैं, ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। जो ऑप्शन हमारे पास डी है वो उसमें क्या है, ऑप्शन डी में है ईच इंडिविजुअल है वेरिड लेवल्स ऑफ डिफरेंट इंटेलिजेंस, यानी हर व्यक्ति अपने आप में भिन्न प्रकार के बुद्धि के विविध स्तर निहित करता है। बिल्कुल सही बात है, यही हमारा राइट आंसर है, और यही गार्डनर भी कहते हैं। इसीलिए तो उन्होंने 8 प्रकार के इंटेलिजेंट की बात की है कि हर लोग है जो उनके में हर किसी में अलग अलग तरह के बुद्धि पाई जाती है। जैसे कोई होता है अपने आप को बहुत अच्छे से समझ लेता है, कोई होता है जो दूसरे किसी के इमोशन को समझता है, कोई होता है जो जिसको प्रकृति से लगाव होता है, कोई होता है जिसको संगीत से लगाव होता है, कोई होता है जो बहुत अच्छा क्रिएटिविटी कर लेता है। तो ऐसे करके उन्होंने कितने तरह के 8 तरह के इंटेलिजेंस का दिया है। तो यही राइट आंसर है कि हर प्रत्येक मनुष्य में अलग अलग इंटेलिजेंस पाया जाता है। तो हमारा क्वेश्चन 11 का राइट आंसर क्या होगा, 11 का होगा डी। अब देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 12 है, ये भी एसर्शन और रीजनिंग वाला है। ये इससे क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं। अब तो थोड़ा सा क्या हो रहा है, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि सीटेट के पास आप लोग भी जानते हैं कि बहुत लिमिटेड ये सिलेबस है, उसी से क्वेश्चन बनाना है। और ऑनलाइन हो रहा था तो समझ लीजिए कि एक बार एग्जाम हो रहा है तो उसमें 25 सेट उनको लोगों को बनाना है। तो क्वेश्चन लाएंगे कहाँ से, वहीं से लाएंगे, जो सिलेबस है उसी में से घुमा फिरा कर पूछेंगे। तो हमारे पास क्या है, जो एसेशन है वो क्या है, अ टीचर शुड इनकरेज ए स्टूडेंट टू वर्बलाइज देयर
थॉट वर्किंग ऑन अ प्रॉब्लम, यानी एक अध्यापिका को शिक्षार्थियों को किसी समस्या पर कार्य करते समय अपने विचारों के मौखिकरण के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास जो प्रोत्साहित वर्ड ही है, जो यहाँ पे देखेंगे कि इनकरेज वर्ड ही है, ये क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। तो ये हमारा ऑप्शन, ये जो ये लाइन है, असर्शन है, ये क्या है, ये सही है। बिल्कुल सही बात है कि बच्चे को अगर जो कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो बच्चे को उत्साहित कीजिए कि हाँ बेटा तुम कर सकते हो, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा और अलग सोचो तो तुम कर सकते हो। तो यही यहाँ पे पूछा है कि यही यहाँ पे बोला है कि जो बच्चे हैं कि वो प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो उनको क्या करना है, उनको प्रोत्साहित करना है। ये नहीं कि डिस्करेज नालायक कहेंगे तुमसे नहीं होगा, ये सब नहीं कहना है, उसको प्रोत्साहित करना है, प्रोत्साहित करना है कि हाँ हाँ तुम कर सकते हो। इसका रीज़न क्या कह रहा है, प्राइवेट स्पीच फैसिलिटेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, यानी कह रहा है कि निज वाक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का सुविधा करता है। बिल्कुल सही बात है। और ये क्यों, क्योंकि प्राइवेट बच्चे होते हैं, क्या होते हैं, अपने आप से अपने आप को डायरेक्शन देते हैं कि हाँ नहीं ये यहाँ पे ऐसे होगा, यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ये क्या होगा, हमारे जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, जो संज्ञानात्मक विकास होता है, जो हमारा बुद्धि का विकास होता है, इसमें फैसिलिटेट मतलब करता है, इसको क्या करता है, सुसाधित करता है, मतलब ये हमको साधन प्रदान करता है। तो ये दोनों क्या है, दोनों जो लाइन है ये दोनों सही है, दोनों क्या है, सही है। और यहाँ पे देखेंगे तो बच्चे को क्या कर रहा है, स्टूडेंट टू वर्बलाइज देयर थॉट, यानी खुद के बारे में कह रहा है कि खुद के अपने जो थॉट है उसको बोलो। वर्बलाइज में कि वर्बल मतलब क्या होता है, बोलना होता है, आप मुंह से बोलना होता है। तो वही बात यहाँ पे भी किया गया है, वो मुंह से बोलना है और प्राइवेट स्पीच दोनों एक ही बात है। यानी जो हमारा ये जो पहला जो असर्शन है इसको क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, ये वाला जो रीजन है वो एक्सप्लेन कर रहा है। दोनों तो सही है, ए और बी दोनों सही है, लेकिन क्या है, ए एंड आर, सॉरी, ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी जो ये रीजन है वो ए को एक्सप्लेन भी कर रहा है, उसको व्याख्या भी कर रहा है कि हाँ ये बात, यही बात इसमें कही गई है। जो बात प्राइवेट जो रीजन में कही गई है उस वही बात की किस में की गई है, एसर्शन में की गई है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। आई होप आप समझ गए होंगे इसमें क्या था। इसमें असल में था तो कि बच्चे के मतलब टीचर है वो अपने बच्चे को कोई समस्या आ रही है तो कह रहे, टीचर कह रही है कि वो मतलब बच्चे को इनकरेज कर रही है कि तुम अपना जो थॉट है उसको वर्बलाइज तरीके से क्या करो, उसको बोलो और उस पर काम करो। और उसकी वही रीजन में दिया है कि प्राइवेट जो स्पीच होता है, जो बच्चे निज वाक बोलते हैं, मतलब अपने से खुद को अपने आप को डायरेक्ट देते हैं, ये क्या करता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन में मतलब फैसिलिटेट करता है, यानी उनके संज्ञानात्मक विकास में हेल्प करता है, सहायता करता है। तो बिल्कुल सही बात है, दोनों सही है। और जो आर है वो एसर्शन यानी ए को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 13 में है, अ टीचर कैन काउंटर प्रिविलेंट सोशियो जेंडर स्टेरियोटाइप बाई, यानी एक अध्यापिका प्रचलित सामाजिक जेंडर संबंधी रूढ़िवादिताओं को कैसे प्रभावहीन बना सकती है। स्टेरियोटाइप क्या होता है, जेंडर स्टेरियोटाइप क्या होता है, और जो कोई लड़का है तो वो क्या करेगा, बाहर का काम करेगा, जितना मेहनती वाला काम होगा, जितना टफ काम होगा वो करेगा। और लड़की क्या करेगी, लड़की को दे दिया जाएगा एक वो सियार, जिसको आप लोग टेडी बियर कहते हैं। तो मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि टेडी बियर केवल लड़कियों के लिए बना है और हार्ड वर्क केवल लड़कों के लिए बना है। तो इसको क्या करना है, इसको मतलब इसको ख़त्म करना है, इसको प्रभावहीन बनाना है। तो एक टीचर को क्या करना चाहिए, तो आइए देखते हैं कि ऑप्शन में हमारे पास क्या क्या है। तो पहला हमारा ऑप्शन है, इंश्योरिंग गर्ल्स प्ले ओनली बैडमिंटन एंड बॉयज प्ले ओनली फुटबॉल इन स्पोर्ट्स पीरियड, यानी यह सुनिश्चित करे कि खेल सत्र में लड़कियां सिर्फ बैडमिंटन खेले और लड़के सिर्फ फुटबॉल खेले। यानी यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे बंटवारा कर दिया जा रहा है, लड़के क्या होगी, बैडमिंटन लेके टों टाएं मारेगी, और लड़के क्या होंगे, वो फुटबॉल केवल खेलेंगे, वो बैडमिंटन नहीं खेलेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक दूसरे का काम निर्धारित कर दिया जा रहा है कि हाँ लड़के फुटबॉल खेलेंगे, लड़कियां बैडमिंटन। तो ये प्रभावहीन होगा तरीका, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर अगर ये रहता कि बच्चे मतलब दोनों लोग एक दूसरे, लड़कियां है जो फुटबॉल भी खेल सकती है, लड़के जो है बैडमिंटन भी खेल सकते हैं, तब जाके ये प्रभावहीन होता किसका, जेंडर यानी जेंडर रूढ़िवादिता यानी जेंडर स्टेरियोटाइप का। जो हमारे पास ऑप्शन बी है वो क्या है, ऑप्शन बी में है
इंश्योरिंग गर्ल्स गेट अपॉर्चुनिटी टू हैंडल द टीचर रजिस्टर टू एंड हेल्प हर, यानी यह सुनिश्चित करे कि लड़कियों को अध्यापक के रजिस्टर पर काम करने और उनकी मदद करने के अवसर मिले। भाई लड़कियों को क्यों मिले भाई, केवल केवल लड़कियों को ही क्यों अवसर दिया जाए? लड़के के क्या, लड़के मुंह देखने के लिए गए हैं? बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पर अगर दोनों को मिलता, गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों को अपॉर्चुनिटी मिलता, तब ये हमारा जो ऑप्शन होता सही होता, जेंडर रूढ़िवादिता को ख़त्म करने के लिए, प्रभावहीन बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पर किस चीज़ की बात कही गई है? यहाँ पर केवल बात किया गया है कि जो लड़कियाँ होती हैं उन लोगों को टीचर का हेल्प करना चाहिए रजिस्टर मेंटेन करने में। तो ऐसा होता भी था। स्कूल में देखेंगे तो टीचर लोग लड़कियों को ज़्यादा मानते थे, हम लड़कों को तो पीट पाट के वहाँ बैठा देते थे, ऐसा होता था। लेकिन यहाँ पे हमारे पास वो नहीं है। यहाँ पे क्या कर रहा है, हमको जेंडर रूढ़िवादिता है उसको क्या करना है, प्रभावहीन बनाना है, उसको कम करना है। ऑप्शन सी देखेंगे तो कह रहा है सेकिंग द हेल्प ऑफ बॉय ओनली इन मूविंग फर्नीचर, यानी फर्नीचर को इधर उधर रखने में केवल लड़कों की सहायता लेनी। यानी कि जो फर्नीचर होता है, जो घर में सामान होता है, स्कूल में सामान हो गया, जैसे टेबल डेस्क हो गया, उसको मूव करने यानी एक दूसरे से दूसरे जगह हटाने में क्या केवल बच्चों को ही हेल्प लेना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि बच्चे जो होते हैं मजबूत होते हैं, वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, इसलिए बच्चों से काम लेना चाहिए। तो लड़के का है, लड़कियाँ मजबूत नहीं होती है, कौन बोलती है नहीं मजबूत होती है? शादी के बाद वहीं तो पटक पटक के मारती है सब। तो यहाँ पे भी क्या है, ये भी हमारा ऑप्शन सी भी गलत है। ऑप्शन डी देखेंगे तो क्या है, ऑप्शन डी में कह रहा है मेकिंग ऑल जेंडर पार्टिसिपेट इन म्यूजिक डांस एंड कुकिंग कंपटीशन, यानी सभी जेंडरों को, यानी लड़का हो लड़की हो, सबको संगीत, नृत्य या पाक कला प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहना। ये बिल्कुल सही बात है। इससे क्या होगा, इससे हमारा जो जेंडर रूढ़िवादिता थी, जो जेंडर स्टीरियोटाइप थी, ये प्रभावहीन होगा। क्योंकि यहाँ पे बच्चे हैं, बच्चे बच्चे हैं, वो क्या करेंगे, जो लड़का लड़की है दोनों क्या करेंगे, म्यूजिक यानी गाना गाएंगे, म्यूजिक में पार्टिसिपेट करेंगे, डांस में पार्टिसिपेट करेंगे, यानी नृत्य में, यानी नाचेंगे, सीधे नचनिया कह दीजिए, मतलब नाचेंगे। दोनों को यहाँ पे मौका मिल जाए। और कुकिंग कंपटीशन यानी खाना बनाने की प्रतियोगिता में भी लड़का लड़कियाँ दोनों हिस्सा लेंगे। ये नहीं कि केवल खाना बनाना है तो क्या करेंगे, लड़कियों को खाना बनवा देंगे कि हाँ लड़कियाँ तो खाना बनाती ही है, कि वहीं खाना बनाएंगी। यार लड़के इतने अच्छा खाना बनाते हैं कि लड़कियाँ एक भी खा लेगी तो हाथ चाटते रह जाएगी। लेकिन बना के खिलाना नहीं चाहिए। बाद में क्या होता है, बाद में शादी बाद वो अगर उन लोगों को पता चल गया कि अगर जो आपको खाना बनाने आता है, फिर माथा दर्द उन लोगों का हमेशा रहेगा। ये हंसी मजाक है। जो क्वेश्चन हमारा 14 है वो क्या है, क्वेश्चन 14 में पूछा है टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एमोंग लर्नर्स इट इज़ इम्पोर्टेंट टू गिव एम्पल अपॉर्चुनिटी टू, यानी विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित हेतु प्रचुर अवसर प्रदान किया जाए। यानी क्रिटिकल थिंकिंग बच्चे में डेवलप करना है तो किस किस चीज़ों में अवसर देना चाहिए, यही पूछा है। कह रहा है कि रोट मेमोराइजेशन द कंटेंट, यानी विषय वस्तु की कंठस्थीकरण, ये एकदम गलत है, एकदम क्या है, गलत है। तो हम यहाँ पे हम अपने ऑप्शन की तरह से, ऑप्शन की वजह से हम क्वेश्चन को आंसर सही करेंगे। इतना पूरा पढ़ेंगे उससे अच्छा है कि थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए और क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व किया जाए। रोट मेमोराइजेशन क्या होता है, ये हमारा यदि निगेटिव होता है, बेकार होता है, तो हम देखेंगे कि इसमें वन कहाँ है, यानी वन देखेंगे तो यहाँ पे है वन, यहाँ पे, तो ये भी दोनों गलत हो गया। कह रहा है दूसरा, कह रहा है पैसिव इमिटेट द टीचर, यानी अध्यापिका के निष्क्रिय अनुसरण हेतु। ये भी पैसिव क्या होता है, हमारा रॉन्ग होता है। तो हम देख लेंगे ऑप्शन ये जो सेकेंड नंबर है ये कहाँ, यहाँ पर भी देखेंगे सी में तो सेकेंड है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। यानी एक ही ऑप्शन अब बच रहा है, डी मारेंगे, अब ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, सीधे क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। वैसे देखेंगे तो डी ही आंसर होगा। देखिए थ्री में क्या करे, कोरोबुलेट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है, यानी विविध जानकारियों की पुष्टि है। तो बिल्कुल सही बात है, जानकारी है उसको पुष्टि कीजिए ना कि हाँ ये सही है कि नहीं है। और चौथा जो क्या है, टू थिंक डाइवर्जेंटली ऑन ए प्रॉब्लम, यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होता है, अलग अलग दिशा में सोचना। कन्वर्जेंट रहता था ये भी गलत हो जाता, लेकिन डाइवर्जेंट है तो क्या है, और ये राइट आंसर है। तो देख रहे हैं ना, ये दोनों ऑप्शन 3 और 4 सही है, और 1 और ये दोनों, अरे यार
एक मिनट देख रहे हैं यहाँ पे ये दोनों सही है और ये दोनों गलत है, यानी ए और मतलब फर्स्ट और सेकंड जहाँ जहाँ भी गलत होगा वो उसको काट देंगे। यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे बी है, मतलब दो है, सेकंड है, तो ये दोनों को काट देंगे। हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। क्वेश्चन 15 में कह रहा है कि इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लास अ टीचर एम्फेसाइज अपॉन, यानी एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापिका किस पर जोर देती है। तो देखते हैं कि क्या है। मतलब कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लास क्या होता है? जिसमें कुछ नया चीज़ का इन्वेंशन हो, कुछ नया तरीके से उसमें काम किया जाए। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट बिल्कुल सही बात है। फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा तो उसमें क्या होगा? बच्चे को क्या होगा? डिफरेंट टाइम पे क्या होगा वो, मतलब बच्चे को अवसर मिलेगा। ये नहीं कि फाइनल रिजल्ट सुना दिए कि तुमको फांसी की सज़ा दी जाती है, तुम गलत किए हो फांसी की सज़ा दी जाती। तो फॉर्मेटिव टेस्ट में ऐसा नहीं होता है। ऐसा किस में होता है? समेटिव में होता है। जो योगात्मक होता है, जो लास्ट में होता है, उसमें क्या होता है? सीधे लास्ट में फैसला दे दिया जाता है कि तुम पास हो गए, फेल हो गए। उसमें कोई इम्प्रूवमेंट का चांस नहीं दिया जाता है। तो हमारे ये राइट आंसर पहला ही होगा, 15 का पहला ही होगा। वैसे आगे देखेंगे तो वो सब गलत होगा। स्टैंडर्डाइज असेसमेंट ये बिल्कुल गलत बात है। स्टैंडर्डाइज नहीं होना चाहिए। नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट ये भी मानक संदर्भित मूल्यांकन नहीं होना चाहिए, ये भी गलत। समेटिव यहाँ पे दे रहा है। समेटिव भी क्या होता है? वो फांसी लगाने वाला है कि अब कोई आपको मौका नहीं है, सीधे अब ख़त्म होइए। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। और फॉर्मेटिव जो असेसमेंट होता है उसमें क्या होता है? कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम होता है। उसमें क्या होता है? कुछ नया करने का बच्चे को मौका मिलता है। जो हमारा क्वेश्चन 16 है उसमें क्या है? इंक्लूसिव एजुकेशन रिक्वायर्स एलिमिनेशन ऑफ इन मल्टीपल मीन्स ऑफ, यानी समावेशी शिक्षा के डैश के विविध जरियों के निष्कासन पर बल देती है। यानी निष्कासन क्या होता है? उसको निकालना। तो क्या होगा यहाँ पर देखेंगे तो डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव एक बहुत ही यहाँ पर निगेटिव वर्ड है, तो इसी को हम हटाएंगे ना। डिस्क्रिमिनेशन हो गया, स्टेरियोटाइप हो गया, बायसनेस हो गया, ये सारी चीज़ों को क्या करेंगे? हम हटाएंगे। किस में से? समावेशी शिक्षा में से, ताकि जितने लोग हैं सब एक दूसरे मतलब वहाँ पे लगे कि हाँ हम अलग नहीं है, हम सब एक ही हैं। तो हमारा राइट आंसर इसका क्या होगा? डी होगा। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, वो उसमें देखते हैं कि उसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है कि इन अ क्लासरूम हैविंग ए स्टूडेंट फ्रॉम डाइवर्स सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड अ टीचर शुड, यानी एक ऐसी कक्षा जिसमें विविध सामाजिक आर्थिक परिवेशों से विद्यार्थी आते हैं, एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? यानी एक ऐसा क्लासरूम है जिसमें अलग अलग जो मतलब धनिक है वो भी आ रहा है, जो गरीब है वो भी आ रहा है, जो एकदम गरीब है वो भी आ रहा है, जिसके पास अच्छे से पहनने के लिए कपड़ा नहीं है वो भी आ रहा है। तो वो ऐसे क्लास में एक टीचर को क्या करना चाहिए? तो कह रहा है कि सेट एंड मेंटेन लो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम स्टूडेंट बिलोंगिंग टू सबऑर्डिनेट ग्रुप, यानी अधीनस्थ समूह से संबंधित विद्यार्थियों के लिए कमातर अपेक्षाएं बनाए और कायम रखना चाहिए। यानी जो बच्चे क्या है? डाइवर्स क्लास यानी गरीब परिवार से, सीधे वर्ड में समझा जाए, अगर ये सिंपल वर्ड में समझा जाए तो इसको क्या कर सकते हैं कि बच्चे जो गरीब परिवार से आते हैं उनसे लो एक्सपेक्टेशन रखा जाए कि वो नहीं कुछ कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? जो गरीब के बच्चे होते हैं उनके अंदर जितना स्टेमिना होता है, जितना मेहनत करने का जो जज्बा होता है वो किसी में नहीं होता है। तो हम उनसे लो एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो वो क्या हमारे जो क्लासरूम है उसमें अच्छा होगा? बिल्कुल गलत बात है, ये हमारा नहीं होगा। ये निगेटिव वर्ड है, निगेटिव वर्ड का निगेटिव सेंटेंस ही है, तो ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा। जो दूसरा है क्या? जो ऑप्शन बी है वो क्या कह रहा है? यूज इंक्लूसिव लैंग्वेज सच एज आवर स्कूल आवर क्लास, यानी समावेशी भाषा जैसे कि हमारा विद्यालय हमारी कक्षा का इस्तेमाल। बिल्कुल सही बात है। इससे क्या होगा? जो गरीब बच्चे आ रहे हैं, जो एकदम जो मतलब आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं, जो जिनके पास रहने के लिए सही से घर नहीं है, जिनके पास खाने के लिए सही से मतलब खाना की व्यवस्था नहीं है, ऐसे बच्चे के साथ कहेंगे कि ये हमारा स्कूल है,
तो उन गरीब बच्चों को भी लगेगा कि अरे हमारा स्कूल है, हमारा क्लास है, तो ऐसे क्या लगेगा, उनको वहाँ पे अपनापन फील होगा कि हाँ ये मेरा भी है, हम भी इसी सोसाइटी के हिस्सा हैं, हम भी इसी समाज के एक क्या है हिस्सा है। तो उनको लोगों को अच्छा लगेगा, अंदर से क्या होगा, अंदर से उन लोगों को अपने आप को वैल्यू फील होगा कि हाँ मेरी भी कुछ वैल्यू है। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। और आगे देखेंगे तो और सारे वैसे भी क्या होंगे, निगेटिव वर्ड होंगे, जैसे प्रबल समूहों से संबंधित विद्यार्थियों में अलगाव की भावना को बढ़ावा देना। अलगाव के भावना को बढ़ावा देना ये नेगेटिव हो गया। कह रहा है कि जो ऑप्शन डी है उसमें कह रहा है कि स्ट्रेंथ स्टीरियोटाइप एंड स्टीरियोटाइप आ गया, सीधे इसको गलती मार दीजिए, स्टीरियोटाइप एकदम गलत चीज़ होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर बी होगा। यानी जो बच्चे सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं उनको भी फील होना चाहिए, उनको भी वैल्यू लगना चाहिए कि हमारी भी यहाँ पे सुनी जाती है, हमारी भी वैल्यू है, इज्जत है, हम भी इसी समाज के क्या हैं, एक मतलब एक इस हिस्सा है, इस समाज के क्या है, एक हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, फॉर सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ ए स्टूडेंट विथ विजुअली इम्पेयर्ड और टीचर शुड, यानी दृष्टिबाधित बच्चे कौन होते हैं, विद्यार्थी कौन होते हैं, जिनको अच्छे से दिखाई नहीं देता है। तो दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए, यानी जो कोई बच्चा है उसको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है तो एक टीचर को क्या करना चाहिए। तो पहला है कि यूज पिक्चर टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट। अब जिसको दिखाई नहीं दे रहा है उसके सामने आप पिक्चर दिखा रहे हैं, वही हो गया ना, भैंस के आगे बीम बजाने वाला बात हो गई। और तो यही ये हमारा राइट हो सकता है क्या, गलत है, बिल्कुल गलत है। जो बच्चे देख नहीं सकते हैं उनको पिक्चर दिखाना बिल्कुल हमारे पास ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी में दिया है कि वर्बलाइज ऑल रिटन मटेरियल, यानी सभी प्रकार के लिखित सामग्रियों को मौखिक रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। बच्चे को क्या है, बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा है, ये थोड़ा ना इसमें कहा है कि बच्चे को दिखाई और सुनाई नहीं दे रहा है। इसमें केवल क्या कहा है, इस क्वेश्चन में कहा है कि बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा है, दृष्टिबाधित है बच्चा, तो उसको दिखाई नहीं दे रहा है, तो जो चीज़ें हैं उसको क्या करना है, उसको मुंह से बोल के, उससे मुंह से वो सारी चीज़ें जितने भी टॉपिक है, जितने भी क्या कर रहा है, जितने भी रिटन मटेरियल है उसको क्या कर रहा है, मुख से बोल के और बच्चे को सुना देंगे तो बच्चे समझ जाएंगे कि हाँ ये चीज़ें हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। वो आगे भी देखेंगे तो इससे ये सब भी गलत ही होगा। यूज अ लॉट ऑफ गेस्चर वाइल टॉकिंग, बट ये गलत है, गेस्चर लॉट ऑफ गेस्चर क्यों यूज करेंगे ऑप्शन डी में क्या है, प्रोवाइड सबटाइटल टू द वीडियोज बिगिन डाउन, यानी दिखाए जा रहे वीडियो के उपशीर्षक देना चाहिए। अब बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा है उसको वीडियो दिखा रहे हैं, गजब बात है, हद हो गया है। सीटेड वाले भी ऑप्शन ऐसा देते हैं कि आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इसमें से कौन निगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है। तो अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो ये क्या होता है, ये बहुत जल्दी सीटेड के क्वेश्चन CDP 10 और जब आप 15 मिनट से ज़्यादा लेते हैं CDP के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो फिर ये थोड़ा सोचने वाली विषय है। 15 मिनट से कम ही लीजिएगा, हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं इसीलिए इतना टाइम लग रहा है। जब हमने सीटेड दिया था तो हम 10 मिनट में पूरा 30 क्वेश्चन सॉल्व कर गए थे और उसमें से 29 सही था। वैसे आंसर किया आया था तो उसमें मेरा 30 सही था, पता ना रिजल्ट आया था 1 नंबर कहाँ कट गया। तो हम 10 मिनट में किए थे, आप लोग को 15 मिनट देते हैं। 15 मिनट में अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपका 15 मिनट एक्स्ट्रा बचेगा, वो दूसरे सब्जेक्ट में लगाएंगे। जिसका हिंदी कमज़ोर होगा वो हिंदी में लगाएगा, जिसका मैथ कमज़ोर होगा वो मैथ में लगाएगा, जिसका EVS कमज़ोर होगा वो मतलब अपना जो समय बचाएंगे वो क्या करेंगे, जहाँ पर हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वहाँ से हमको क्या करना है, समय बचाना है, और जहाँ पे हमारा जो वीक पॉइंट है वहाँ पे समय को लगाना है। वो जो समय बचा रहेगा उसको वहाँ पे यूज करना है। और जो आप यहाँ से 15 मिनट बचा लेते हैं तो आपको मैथ अगर जो कमज़ोर है तो मैथ के लिए आपको 30 क्वेश्चन के लिए 30 मिनट मिलता है, तो आप 15 मिनट वहाँ पे लगा देंगे तो 30 क्वेश्चन के लिए आपको कितना हो जाएगा, 45 मिनट हो जाएगा। तो आराम से बहुत अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसमें क्या है, जो हमारा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, जो हमारा मजबूत सब्जेक्ट है, उसमें क्या करना है, समय बचाना है। जो क्वेश्चन नंबर 19 है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया कि इन ऑर्डर टू सक्सेसफुल इंक्लूड स्टूडेंट विथ अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर यानी ADHD अ टीचर शुड, यानी ध्यानाभाव एवं अति सक्रियता विकार। हिंदी में गजब अजब अजब नाम होता है यार, इतना खतरनाक। इंग्लिश में तो एक बार ADHD सुन लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है, अटेंशन डिफिसिट हाइपर
हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है। यानी एडीएचडी से जो ग्रसित विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये क्या होता है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर क्या होता है, यानी एडीएचडी क्या होता है। तो इसको सिंपल भाषा में कहा जाए तो आप लोग अपने आसपास में अपने मतलब फ्रेंड सर्कल में, हो सकता है अपने फैमिली मेम्बर में या अपने आस पड़ोस में देखेंगे, कोई बच्चा होता है कि आधा घंटा पढ़ेगा, 1 घंटा पढ़ेगा, उसके बाद देह मोड़ेगा, आई माई रे माई, आई दे दुखाता, उसको मन नहीं लगेगा। मतलब 1 घंटा 2 घंटा पढ़ेगा, उसके बाद से उसको लगेगा कि बहुत पढ़ लिए, आज का हो गया, अब चलते थोड़ा सा घूम के आते हैं, ऐसे वो करेगा। यानी वो क्या होता है, एडीएचडी वाले बच्चे वो ज़्यादा मतलब 8 घंटा 10 घंटा बैठ के नहीं पढ़ सकते हैं, 5 घंटा नहीं बैठ के पढ़ सकते हैं। उनको तो क्या होगा, 30 मिनट आधा घंटा पढ़ेंगे, 1 घंटा पढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे तो 2 घंटा पढ़ेंगे, लेकिन 2 घंटे के बाद उस इतना देह मोड़ेंगे, इतना करेंगे कि लगेगा कि बाप रे बाप, वो पिछले 4 दिन से बैठ के पढ़ ही रहा था। तो वैसे जो बच्चे जो ज़्यादा देर तक नहीं बैठ पाते हैं, ज़्यादा देर तक बैठ के नहीं पढ़ पाते हैं, उनको क्या होता है, उनको एडीएचडी होता है, यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है। तो आप लोग में से कितने लोग हैं जो लगातार 5 घंटा बैठ के पढ़ लेते हैं? अगर जो कोई होगा तो कमेंट करके बताइएगा। वैसे लाइब्रेरी में अगर जो ज़्यादा तो ठीक रहता है कि लाइब्रेरी अगर जो है तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे सारे बच्चे पढ़ते रहते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, और दूसरे बच्चे को देख के अपने आप को लगता है कि नहीं मुझे भी पढ़ना चाहिए। तो वहाँ पर लाइब्रेरी में आप जाइएगा तो एक एक ऐसा ऐसा बच्चा मिलता है जो मतलब 12 घंटा 14 घंटा एक बार बैठे पढ़ लेता है। तो अब कितना देर पढ़ते हैं ये ज़रूरी नहीं है, आप पढ़ते हैं उतना देर में कितना सीख लेते हैं ये ज़्यादा ज़रूरी है। बैठने के लिए तो क्या मतलब जैसे खड़ा रहने के लिए कहा जाए तो घोड़ा दिन 24 घंटा में लगभग खड़ा रह सकता है, तो ये थोड़ी बात है। तो आप 4 घंटा ही पढ़िए, 6 घंटा ही पढ़िए, लेकिन उसमें एकदम ठोस पढ़िए, एक बार जो पढ़ लिए वो याद हो जाए हमेशा के लिए। तो वहीं पूछा है कि ऐसा बच्चे जो एडीएचडी वाले बच्चे हैं उनको और उनके लिए सफल समावेशन के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन ए में है कि मैक्सिमाइज डिस्ट्रैक्शन इन द सराउंडिंग, यानी परिवेश में व्यवधान को अधिक कर देना चाहिए। अब तो एगो तो पहले वो ग्रसित है, उसको ज़्यादा देर बैठा नहीं जा रहा है, उसके बाद उसको लाल पीला हरा दिखा दीजिएगा तो व्यवधान उत्पन्न कर दीजिएगा तो क्या होगा, वो और पढ़ पाएगा, वो आधा घंटा की जगह पर 15 मिनट में उठ के चला जाएगा देह मुँह मोड़ के। तो ये क्या हो गया, ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी में है क्या, गिव लेंथी एंड कॉम्प्लेक्स असाइनमेंट, हो गया काम तमाम हो गया। जो बच्चा का एक तो पढ़ने का मन नहीं कर रहा, उसके बाद उसको खूब लंबे और जटिल प्रदत्त कार्य यानी प्रोजेक्ट वर्क असाइनमेंट दे दीजिए, फिर वो करेगा ही नहीं, वो सीधे ऐसे लिया कर दे देगा कि क्या मतलब खाली लिया कर दे देगा, भर कहेगा कि अपना नंबर अपने से चढ़ा लीजिएगा, देना होगा तो दीजिएगा, नहीं देना होगा मत दीजिएगा। तो ऐसे बच्चों के साथ जो एडीएचडी से प्रभावित है उनके साथ ऐसा नहीं करेंगे। तीसरा क्या है, ऑप्शन सी है, हेल्प स्टूडेंट टू डेवलप टाइम मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल हैबिट्स, विद्यार्थियों को समय प्रबंधन और संगठनात्मक आदतों के विकास में सहायता करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ऐसे बच्चे को क्या करना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। वो अगर ये टाइम मैनेजमेंट कर लेगा कि हाँ हमको ये चीज़ें इस टाइम में करना है, तो वो क्या होगा, वो मतलब उसका सफल समावेशन हो जाएगा। जो एडीएचडी से जो बच्चे प्रभावित है वो अगर ये टाइम मैनेजमेंट करना समझ जाए तो वो क्या होगा, वो सफल समावेशन हो जाएगा। और शिक्षक को भी यही करना चाहिए, जो बच्चे हैं ऐसे बच्चे हैं उन लोगों को टाइम मैनेजमेंट के बारे में डेवलप करना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट उनके अंदर डेवलप करना चाहिए। जो ये थी, जो ऑप्शन डी देखेंगे ये भी गलत ही होगा, टीच यूज अ फिक्स मेथड एंड रूटीन, यानी ऐसे बच्चे को एकदम फिक्स वाले से पढ़ाइएगा तो कैसे काम चलेगा, वो बोर हो जाएगा। उसको क्या होगा, अलग अलग तरीके से पढ़ाएंगे। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर सी होगा। जो क्वेश्चन 20 है वो क्या है, क्वेश्चन 20 में कह रहा है डिसलेक्सिया पोजेज डायरेक्ट चैलेंजेज इन, यानी पठन वैकल्य सापेक्ष रूप से किस क्षेत्र में चुनौती प्रदान करता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि पठन वैकल्य है यानी पढ़ने से है, तो कह रहा है लिखित सामग्रियों के बोध में, यानी रिकम्प्रेहेंशन ऑफ रिटन टेक्स्ट, यानी कुछ चीज़ लिखा हुआ है उसको बोध यानी पढ़ नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर पठन वाला क्या होगा, हमारा ऑप्शन ए ही सही है। तो 20 का राइट आंसर क्या होगा, ए होगा, यानी कोई चीज़ लिखा हुआ है उसको बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है।
वो थोड़ा सा वहाँ पर लैंग्वेज के साथ खेल गया है, थोड़ा सा लैंग्वेज के साथ खेला है, तो हम लोग सीटेड वाले के साथ थोड़ा नहीं खेल सकते हैं क्या? इतना तो अब हो गया है कि आदमी सीटेड वाले के लैंग्वेज को पकड़ सकता है कि कहना क्या चाहता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है, टू फैसिलिटेट इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल लर्निंग और टीचर शुड एडॉप्ट पेडागोजीज विच आर, यानी प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम के लिए अध्यापक को किस प्रकार की शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास ऑप्शन क्या है? कल्चरली रिलीवेंट, यानी सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक। बिल्कुल सही बात है, यही हमको लगता है कि राइट आंसर होना चाहिए। आगे देख लेते हैं। स्टैंडर्ड तो कभी होता नहीं है, क्या कह रहा है, एग्जाम सेंट्रिक होता नहीं है, बिहेवियरिस्टिक यानी व्यवहारवादी ये भी होता नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ये होगा, यानी कल्चरली रिलीवेंट, यानी सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक, यानी जो बच्चे का संस्कृति में चलती आ रही है, जो उसके समाज में चलती आ रही है, उससे क्या होगा, उससे अगर जो कनेक्ट होगा तो बच्चे क्या होंगे, जल्दी से उसका मीनिंग समझ जाएंगे कि हाँ ये क्या चीज़ होता है। जैसे मान लेते हैं कि ज्योग्राफी का एक टॉपिक है वेदरिंग, वेदरिंग हो गया, उसके बाद वेदरिंग को समझाने के लिए मतलब आप अपर्दा, एक मिनट, हाँ तो ज्योग्राफी में वो ये थी, मतलब एक टॉपिक होता है वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन का। अब इसको समझाने के लिए बच्चे को कैसे समझाएंगे? उसके घर से कनेक्ट कर दीजिए ना, उसके सोसाइटी से कनेक्ट कर दीजिए। वेदरिंग मतलब क्या होता है? तोड़ना होता है, तो उसको कह दीजिए तुम्हारे घर पे, आपके घर पे मसाला जो होता है, जैसे हल्दी हो गया, तो उसको सिलवट्टी पे जो पीसा जाता है, तो पहले क्या किया जाता है, देखते होंगे वो मम्मी या दीदी वोदी जो बहन वहन होती होगी, उसको पहले तोड़ देती है, वो जो लोढ़ा होता है उससे क्या कहते हैं, तोड़ देती है। तो वहीं वेदरिंग हो गया, उसको फिर पीसने लगती है, तो वो क्या हो गया, वो इरोजन हो गया, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। और आगे देखेंगे तो वो जाके एक जगह मतलब इकट्ठा होते जाता है, तो वो क्या हो गया, वो डिपोजिशन हो गया, यानी जो मसाला कूटा जा रहा है, पीसा जा रहा है, और एक जगह वो उसको आगे उसको रखा जा रहा है, एक जगह पर इकट्ठा हो रहा है। तो ये ऐसे घर से कनेक्ट कर देंगे तो बच्चे अब कभी भूलेंगे ही नहीं कि वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन होता क्या है। तो वो यही यहाँ पे कहा गया है कि क्या कहा गया है कि मीनिंगफुल लर्निंग के लिए टीचर को कौन सा पेडागोजी, मतलब उसको टीचर को कौन सा पेडागोजी यानी कौन सा मेथड को यूज करना चाहिए। तो क्या कहा, इसका राइट आंसर है कल्चरली रेलिवेंट, यानी सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक होना चाहिए, यानी कल्चर से उसके रेलिवेंट होना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, कल्चरली रेलिवेंट। अब क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि विच मेथड ऑफ लर्निंग आर एम्फेसाइज अपॉन बाय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अधिगम के कौन से तरीकों पर बल देता है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हम आपको पढ़ा दिए हैं, अभी तक आपने अगर जो वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर वीडियो देख लें। तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है यहाँ पे, वो सीटेड वाला को 1 2 3 ऐसे लिखना चाहिए, ABCD लिख दिए बेवकूफ़ कहीं के। तो पहला एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, बिल्कुल सही बात है, पहला तो होता है डिजिटल लर्निंग। अब आज 21 सेंचुरी में, 21वीं सदी में डिजिटल लर्निंग नहीं करेंगे तो काम चलेगा? बिल्कुल काम नहीं चलेगा। तो डिजिटल लर्निंग के भी बारे में कहा गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। जो हमारा ऑप्शन सी है, साइंटिफिक लर्निंग यानी वैज्ञानिक अधिगम, ये भी किस में 2020 में कहा गया है, यानी फिर 2020 में साइंटिफिक लर्निंग के बारे में भी कहा गया है। लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखने के बारे में भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया है। यानी ये चारों हमारे पास ऑप्शन सही है, और देखेंगे तो ऑप्शन डी में चारों ऑप्शन अवेलेबल है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि टीचर शुड facilitate the acquisition of learning strategy by a student. Which of the following way should a teacher utilize to make learning more skilled? यानी अध्यापकों को विद्यार्थियों के अधिगम युक्ति के अर्जन को सुगम सहज करना चाहिए। यानी एक टीचर है, वो क्या कर रहा है, बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं उसको ऐसे पढ़ाना चाहिए कि बच्चे फटाक दे, मतलब एकदम सहज हो, सुलभ हो, यानी बच्चा एकदम आराम से उसको समझ सके। तो उसके लिए पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरीका इस्तेमाल करके शिक्षार्थी को अधिक कौशलभूत बनाने के लिए किया जा सकता है। यानी कौन सा, मतलब क्या करना है, कौन सा तरीका अपनाना है, इसके बारे में पूछा है। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया है। तो हमारे पास ऑप्शन ए में दिया है, कह रहा है एक्सपोजिंग स्टूडेंट टू कन्वर्जेंट वे ऑफ थिंकिंग,
बाप रे बाप, कि इतना बाउंडर कैसे कर सकता है। कन्वर्जेंट नहीं होता, क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है। तो पहला हमारा ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन बी में कहा है हेल्पिंग स्टूडेंट टू सेट अनरियलिस्टिक गोल एंड टाइम टेबल्स। बाप रे बाप, मतलब कोई उसमें वास्तविकता ही ना हो, ये भी हमारा क्या हो, गलत हो गया। यानी विद्यार्थियों को अवास्तविकता उद्देश्य और समय तालिका बनाने में मदद करे, ये तो गलत बात हो गया, बिल्कुल गलत बात है। वो रियलिस्टिक होना चाहिए तब जाके। ऑप्शन सी है प्रोमोटिंग सेल्फ क्वेश्चनिंग एंड सेल्फ असेसमेंट अमंग द स्टूडेंट। अब इससे बढ़िया बात कुछ हो सकता है क्या? कुछ नहीं हो सकता सीटेट के लिए, इससे बढ़िया वाक्य हो ही नहीं सकता है। कह रहा है प्रमोटिंग सेल्फ क्वेश्चनिंग, यानी विद्यार्थियों को स्वयं स्वयं से प्रश्न करना और स्वयं आकलन सुमित कर स्वयं आकलन समुन्नत करके, यानी बच्चा जो है सोल्व तो अपने वो क्या करेगा, क्वेश्चन भी पूछेगा और अपना आकलन भी करेगा। बिल्कुल सही बात है। बच्चे को यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है उसके। ये नहीं है कि वो हवा में कर रहा है, उसके पास आस पास टीचर भी होंगे। ऐसा मत समझिएगा कि वो बस ऐसे ही या हवा में किया जा रहा है, जो मन कर रहा है वो कर रहा है, नहीं, उसके देख रेख के लिए टीचर आसपास रहेंगे। लेकिन टीचर मेन नहीं रहेंगे, यहाँ पर क्या मेन सेंटर में कौन रहेगा, बच्चा रहेगा। तो ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर है। ऑप्शन डी में देखेंगे तो वो भी क्या होगा, वो भी गलत ही होगा। यहाँ पर देख क्या कर रहा है, इनकरेजिंग देम द फोकस ऑन व्हाट ही इज नॉट रिलेवेंट, यानी जो रिलेवेंट नहीं है उस पर फोकस करना, तो ये भी हमारा तो गलत ही हो गया। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। 23 कह रहा है ऑप्शन सी। क्वेश्चन 24 है, उसमें पूछा है टू बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम सोल्वर अ टीचर शुड डिस्करेज यूज ऑफ डैश अमॉन्ग द लर्नर, यानी प्रभावशाली समस्या समाधान कारक होने के लिए अध्यापक को शिक्षार्थियों के किन इस्तेमालों को हतोत्साहित करना चाहिए। यानी जो क्या है एक प्रभावशाली जो समस्या समाधान होता है उसमें उसको प्रभावशाली तरीके से बनाने के लिए एक कोई ऐसा इसमें दिया है जिसका क्या करना चाहिए, क्या करना है, उसको हतो उत्साहित करना है, यानी डिस्करेज करना है। तो पहला है रिस्पॉन्स सेट, बिल्कुल यही इसी को हतो उत्साहित करना है। क्यों, रिस्पॉन्स सेट क्या होता है, उसमें एक तरह का सेट दे दिया रहेगा, जैसे 2+2+, मतलब एक कोई पैटर्न है उसमें केवल 2+2+ हो रहा है, ऐसे ही 50 क्वेश्चन है सब इसी पे सोल्व होगा। तो ऐसे चीज़ को क्या है, इस चीज़ को बढ़ावा देंगे तो इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। बच्चा एक ही तरह से सीखेगा, उसके बाद तो कुछ और सीखेगा ही नहीं। तो यही हमारा, इसी को हम हतोत्साहित करेंगे। रिस्पॉन्स सेट ये भी हमारा निगेटिव वर्ड होता है, क्या होता है, ये भी हमारा निगेटिव वर्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, विच डिस्कसिंग द सोर्स ऑफ वाटर, रानी रिस्पॉन्ड दैट टेप एंड शावर आर मेन सोर्स ऑफ वाटर, ही रिस्पॉन्स रिप्रेजेंट, यानी नल के स्रोतों यहाँ पर थोड़ा ये सीटेड वाले ने थोड़ा गलती टाइपिंग कर दिया है। ये क्या होगा, यहाँ पे जल, ये नल है, यहाँ पे जल होगा, यहाँ पे क्या होगा, जल होगा। और यहाँ पे विच डिस्कसिंग नहीं होगा, वाइल डिस्कसिंग। थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग क्या कर लीजिएगा, थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। जो वो विच लिखा है वहाँ पे वाइल होगा, WHILE। और यहाँ पे जो नल लिखा है ये क्या होगा, ये जल होगा। तो कह रहा है जल के स्रोतों के बारे में चर्चा करते हुए रानी उत्तर देती है कि नल और फव्वारा पानी के मुख्य स्रोत है। उसका उत्तर किसका प्रतिनिधित्व करता है, यानी जो रानी है वो क्या कर रही है कि पानी कहाँ से मिलता है उसको, शावर से, यानी जो घरों में आप देखेंगे CBSE वाले इंग्लिश मीडियम वाले घरों में जो धनिक वाले होते हैं उसमें क्या लगा रहता है, शावर लगा रहता है, उसको झरना बोला जाता है। एकदम पूरा लगेगा जो मतलब ऊपर से पानी जैसे बारिश होता है ना वैसे ही गिरता है। तो रानी यहाँ पर लग रहा है कि वो बहुत CBSE वाली है, बहुत धनी घर की लड़की है। तो वो क्या देख रही है, वो देख रही है कि पानी जो है वो नल से आ रहा है, नल जो टैप होता है, टूटी जिसको बोला जाता है, तो वो देख रही है कि पानी नल से आ रहा है और शावर से आ रहा है। तो वो देख रहे क्या कर रही है कि पानी का मुख्य स्रोत क्या है, नल है और शावर है। उसको ये पता नहीं है कि पानी का मुख्य स्रोत हो सकता है बारिश हो सकता है, नदियाँ हो सकती है, जो तालाब है वो हो सकता है, ग्राउंड लेवल है वो हो सकता है। लेकिन वो ये सब चीज़ देखी ही नहीं है। वो क्या देखी है, वो देखी है कि उसके घर में पानी कहाँ से, टूटी से आ रहा है, शावर से आ रहा है। तो वो कह रही है कि जो पानी का मुख्य स्रोत क्या है, नल है, यानी टूटी है और शावर है। तो वो किस पे मतलब उसका उत्तर किसका प्रतिनिधित्व करता है, वो क्यों ऐसा बोल रही है।
तो हमारे पास देखेंगे तो पहला ऑप्शन है कि हर हर अंडरस्टैंडिंग फॉर्म ऑन बेसिस ऑन हर एक्सपीरियंस। बिल्कुल सही बात है, पहला ही ऑप्शन हमारे पास है, क्योंकि उसने वही चीज़ एक्सपीरियंस किया है, वो वही चीज़ देखी है, इसीलिए उसको क्या लगता है कि पानी जो है वो फव्वारा और यानी शावर और टैप यानी नल से आता है। और बाकी देखेंगे तो हर लो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, ये सब फालतू जितना यहाँ पे होगा, लैक ऑफ मोटिवेशन, हायर ऑर्डर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, कहाँ से हायर ऑर्डर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हो जाएगा। बस ये बता रही है कि कोई ये मतलब आप लोग में से कोई ऐसा है जिसको लगता होगा कि नल का पानी का मुख्य स्रोत नल और शावर है, ऐसा कोई किसी को लगता है क्या? तो ये क्या होगा, उसके एक्सपीरियंस पे बेस्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 में दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ कोग्निटिव स्किल, यानी निम्नलिखित में से कौन सा अभिसंज्ञानात्मक कौशलों का भाग नहीं है। मेटाकॉग्निशन क्या होता है? मेटाकॉग्निशन होता है कि थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, यानी जो आपने सोचा है उसके बारे में भी सोचिए कि हाँ ये जो हम सोचे हैं वो सही सोचे हैं कि नहीं, गलत सोच कि कहीं गलत तो ना सोच लिए हैं, जो मेरा प्लानिंग है सही प्लानिंग है कि नहीं। यानी मेटाकॉग्निशन क्या होता है? थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, अपने सोच के बारे में सोचना। तो पहला कह रहा है प्लानिंग, बिल्कुल सही बात है। मॉनिटरिंग पे यानी पर 6 पर ये भी सही है। इवेल्युएटिंग ठीक है, ये भी ठीक है। पैसिव इमिटेटिंग यानी निष्क्रिय अनुकरण, यानी निष्क्रिय अनुकरण क्या हो गया, मतलब जो लोग मान लेते हैं कि ये एक लाइन में लोग जा रहे हैं तो, और ये देखिए बस पैसिव यानी निष्क्रिय तरीके से बस उनको फॉलो करना है। वो जाके गड्ढा में गिरेंगे तो आप भी गड्ढा में गिर जाइएगा। वो सारे लाइन में मान लेते हैं कि वो लोग जा रहे हैं, ये मतलब वो जा रहे हैं, वो गड्ढे में गिरेंगे तो आपका दिमाग कहाँ चला जाएगा? आपको आप अपना सोचेंगे ना कि हम गड्ढा में क्यों गिरे। तो यहीं पे पैसिव इमिटेटिंग कभी नहीं करना चाहिए। निष्क्रिय क्या करना है? अनुकरण कभी नहीं करना चाहिए। कहीं भी कुछ भी हो तो अपना दिमाग ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि भगवान जी आपको दिमाग दे के भेजे हैं, तो इसका यूज कीजिएगा तो ये क्या होगा, तेज होगा, शार्प होगा। वरना जानते ही ये लोहा रखा रहेगा तो क्या होगा, जंग लग जाएगा। वो क्यों तलवार ही क्यों ना हो और तीर धनुष ही क्यों ना हो, चाकू ही क्यों नहीं हो, और उसको रखे रहिएगा, क्या होगा, उसको ऐसे ही रखे रहिएगा तो उसमें जंग लगना फिक्स है। इसीलिए अपना जो दिमाग है उसको अच्छे कामों में यूज करते रहिएगा, इससे क्या होगा, शार्प होगा। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर नोट पूछा है तो यही नोट होगा। पैसिव इमिटेटिंग निष्क्रिय अनुकरण क्या होता है, इसी को नहीं करना चाहिए। यही हमारा नेगेटिव वर्ड है और बाकी सारे सब पॉजिटिव है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, पैसिव इमिटेटिंग यानी निष्क्रिय अनुकरण। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इमोशन एंड कॉग्निशन इज करेक्ट, यानी इज करेक्ट पूछा है, यानी भावनाओं और संज्ञान के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं पहला क्या है। जो पहला हमारे पास ऑप्शन है वो क्या है, पहला कह रहा है इंटरेस्ट एंड क्यूरियसिटी टू लर्न आर नॉट रिलेटेड। बिल्कुल गलत बात है, क्यों नहीं है? इंटरेस्ट जो हमारा अधिगम के लिए रुचि और जिज्ञासा परस्पर संबंधित नहीं है। रुचि ही नहीं रहेगा तो, और रुचि नहीं रहेगा और क्यूरियोसिटी नहीं रहेगा तो लर्निंग कहाँ होगी। तो ये सारे एक दूसरे से संबंधित है। जो ऑप्शन बी है वो क्या कह रहा है, लर्निंग इज अबाउट कोल्ड कॉग्निशन ऑफ रीजनिंग, यानी अधिगम तार्किक और अमूर्त संज्ञानात्मक के बारे में है। ऑप्शन सी में क्या है, इन्फॉर्मेशन प्रोसेस्ड स्किल आर इन्फ्लुएंस बाय मूड, यानी जानकारी ग्रहण करने के लिए कौशल मनोदशा द्वारा प्रभावित होता है। ठीक है, बहुत अच्छा बात है। ऑप्शन सी ही राइट इसका आंसर है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन होता है, जो जानकारी होती है, वो क्या होता है, आपका मनोदशा ठीक नहीं है तो आप कहाँ से मतलब अच्छे चीज़ के बारे में सोच पाएंगे। तो हमारा इमोशन और कॉग्निशन किससे रिलेटेड होता है, हमारे मूड से रिलेटेड होता है। जो क्वेश्चन नंबर 28 है वो क्या है, टू मेक ए स्टूडेंट मोटिवेटेड टू लर्न अ टीचर शुड प्रमोट, यानी विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति प्रेरित करते रहने के लिए अध्यापक को क्या समुन्नत करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, मास्टरी गोल्ड, यानी बच्चे को क्या मोटिवेट करना है कि क्या करें, तुम अच्छे से पढ़ाई करो। तो इस किसके लिए है, तो मास्टर ओरिएंटेड गोल के लिए, यानी निपुणता उन्मुखी उद्देश्य के लिए होता है। लर्न हेल्पलेसनेस, ये सारी चीज़ें कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड यानी प्रतियोगिता के लिए पढ़ना, ये सब नहीं होता है। कंपैरिजन के ये सब के लिए नहीं होता है। मास्टरी ओरिएंटेड यानी उसमें तुम मास्टर हो जाओ, उसके बाद कंपटीशन में पूछे चाहे कहीं पूछे, और वो जब मास्टरी रहेगा तो क्या करेंगे, कहीं ना कहीं और जहाँ ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पे हम यूज कर लेंगे।
हमारे क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? क्वेश्चन नंबर 29 में है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर हिंडर्स चिल्ड्रेन सक्सेस इन स्कूल, यानी विद्यालय में विद्यार्थी बच्चों की सफलता में निम्न में से कौन सा कारक बाधा उत्पन्न करता है। यानी बच्चे जो है उसमें बच्चे जो स्कूल में है उसमें कौन सा जो कारक है जो बच्चे का जो सफल क्या है सफलता है उसमें कौन सा बाधक उत्पन्न होगा। तो पहला है फ्लेक्सिबल टाइम टेबल। आपको लगता है कि ये बाधा उत्पन्न करता है? फ्लेक्सिबल रहेगा तो ये ठीक है, फ्लेक्सिबल तो अच्छा वर्ड है। दूसरा है कंस्ट्रक्टिव पेडागोजी, यानी संरचनात्मक शिक्षा, ये भी अच्छी बात है, ये भी अच्छी बात है। तीसरा कह रहा है रिजिड करिकुलम, यही नहीं होना चाहिए, यही क्या होगा बच्चे को बाधा उत्पन्न करेगा, यानी कठोर पाठ्यचर्या, यानी एकदम पूरा उसको फिक्स कर दिया गया, नहीं तुमको यही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। तो यही क्या होता है रिजिड करिकुलम, यानी एकदम फिक्स कर देना कि वहीं, तो यही हमारा बाधा उत्पन्न करेगा। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। 29 का क्या होगा राइट आंसर? हिंडर यहाँ पर पूछा है तो यानी निगेटिव पूछा है तो निगेटिव का निगेटिव आंसर होगा। असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी अधिगम हेतु मूल्यांकन, अच्छी बात है ना। अगर मूल्यांकन क्यों होता है कि बच्चा जो उसका अधिगम हो रहा है, जो पढ़ाई हो रहा है उसका उसमें वृद्धि हो रहा है कि नहीं, विकास हो रहा है कि नहीं, उसमें कुछ डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, उसके लिए असेसमेंट अच्छी बात है। तो ए बी और डी जो है वो पॉजिटिव है, बाकी सी है वो नेगेटिव है। तो वही हमारा राइट आंसर होगा क्योंकि नेगेटिव हमसे पूछा था। जो क्वेश्चन नंबर 30 है, क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है दिया है को ये भी एक एसर्शन और रीजनिंग वाला देख रहे हैं, ये तीसरा क्वेश्चन है, यानी 30 में से लगभग 2-3 क्वेश्चन एसर्शन और रीजनिंग वाला पूछ लेता है तो थोड़ा सा आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा, तो ये क्वेश्चन करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। देखिए आइए जो एसर्शन है वो देखते हैं क्या है, अभी कथन क्या दिया है। While teaching a concept, it is important to connect with everyday life of a student। बिल्कुल सही बात है, यानी क्या कह रहा है, किसी अवधारणा को समझाने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि जो विषय वस्तु का विद्यार्थियों के दिन प्रतिदिन के जीवन से संबंध बनाया जाए। बिल्कुल सही बात है, अगर जो बच्चे के डेली लाइफ से उसको कनेक्ट कर देंगे तो उसको लगेगा ये जो पढ़ाया जा रहा है ये तो हम देखे हैं, ये तो हम जानते हैं, इसको हम फील किए हैं, तो ये अच्छी बात है, ये राइट बात है, एकदम ये सही जो स्टेटमेंट है ये एकदम सही है। अब देखते हैं इसका रीजन क्या दिया है। रीजन में आर में क्या दिया है, लर्निंग इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन डन थ्रू रूट मेमोराइजेशन, यानी जो अधिगम कंठस्थीकरण के माध्यम से बहुत प्रभावशाली तरीके से होता है। बाप रे बाप, इतना बाउंडर कैसे कर दिया, ये बिल्कुल गलत बात है। क्या है ये जो लर्निंग है केवल रूट मेमोराइजेशन, यानी याद कर लेंगे उसी से होगा, तो फिर लर्निंग बाय डूइंग कहाँ गया, कोलैबोरेटिव लर्निंग यानी सहपाठी जो ग्रुप लर्निंग हो गया, ये सब कहाँ गया। तो ये हमारा जो रीजन है वो गलत है, यानी ए सही है और बी गलत है। तो हम यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन सी में क्या कह रहा है, ए इज ट्रू, यानी ए सही है लेकिन आर इज फॉल्स, यानी रीजन गलत है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। जो पहला जो असर्शन है वो तो सही है लेकिन जो उसका जो रीजन दिया है वो गलत है, वो सही नहीं है। तो ये रहा आज का हमारा CDP का 30 क्वेश्चन। इसको अच्छे से इतना डीप में जाके एक्सप्लेन किया गया है कि आप लोग एक बार देख लेंगे तो यहाँ से आगे भी जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आप लोग बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे। तो अब मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चंपारण एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।